गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे भारतीय शासन अधिनियम 1919, जिसमें जितने भी इसके मुख्य पॉइंट्स थे वो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इस शासन अधिनियम को मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि किस प्रकार से भारतीय शासन अधिनियम को लागू किया गया, और भारतीय शासन अधिनियम 1919 को द्वैध शासन प्रणाली भी कहा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली कहाँ पर लागू की गई थी? प्रांतों में लागू की गई थी। और क्योंकि हमारा राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला ये समाज ही होता है, ये राष्ट्र ही होता है, इसलिए इसकी प्रयोगशाला पूरे भारत में एक 16 वर्षों के लिए इसमें प्रयोग किया गया, और इस द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया प्रांतों में। ये मात्र एक प्रयोग था। द्वैध शासन प्रणाली को इंग्लिश में डायरकी कहा जाता है। डायरकी दो शब्दों से मिलकर बना है, डाई और आर्चिस। डाई का अर्थ दोहरा होता है और आर्चिस का मतलब होता है शासन से। तो डायरकी का अर्थ है दोहरा शासन, जो कहाँ लागू किया गया? प्रांतों में। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक इसका प्रयोग किया गया। ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1921 में। भारत में उस समय 8 प्रांत थे, तो ये 7 प्रांतों में लागू हुआ था। पहला दिन है 1 अप्रैल 1921 में बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में ये एक साथ लागू हुआ था 1921 में। और उसके बाद 1932 में ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी लागू हो गया। पूरे भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो भी कार्यविधि की गई, उनको 13 पॉइंट के माध्यम से हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसको पढ़ने के बाद हमें इसकी असफलताओं को भी पढ़ना होगा। ये पूर्ण रूप से असफल रहा, और इसके असफलता के क्या कारण रहे उसे हम पढ़ेंगे। तो इसकी असफलता के कारणों को जानने के लिए हमें पढ़ना होगा कि कौन कौन से मुख्य कारण रहे। और इसके मुख्य कारणों में है 2 कारण। पहला कारण है योजना में अंतर्निहित दोष, और दूसरा है अन्य परिस्थितियां। योजना में अंतर्निहित दोष और दूसरा कारण है अन्य परिस्थितियां। तो हम पहले कारण को पढ़ेंगे पहले कि कौन कौन से कारण रहे योजना में अंतर्निहित दोष क्या थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसका पहला पॉइंट है सिद्धांत है दोष को। यह सिद्धांत है, दोष को सिद्धांत था क्योंकि 2 भिन्न प्रकृति की शक्तियों के अधीन रखने की वजह से यहाँ पर शासन में गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था, और इसी योजना की राजनीतिक और सैद्धांतिक शैली और व्यवहारिक मूल विचारधारा भी एक दूसरे के विरुद्ध थी। विचारक ग्रांडम ने कहा है कि द्वैध शासन एक प्रकार की वर्ण संकर व्यवस्था है जो सफल नहीं हो सकती थी, क्योंकि देश अथवा प्रांत के शासन का संचालन 2 पृथक एवं स्वतंत्र मंत्रिमंडलों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन। इस अधिनियम द्वारा सत्ता के विषयों का विभाजन इतना अतार्किक और अव्यवहारिक था कि मद्रास के भूतपूर्व मंत्री सर केवी रेड्डी ने इसका अपने विभाग की अपंगता का वर्णन इस प्रकार किया और कहा कि मैं वन के बिना वन मंत्री था,
मैं वन के बिना विकास मंत्री था, मैं सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था और कृषि मंत्री के द्वारा मैं मद्रास के कृषकों के ऋण, कानून, भूमि के विकास संबंधी किसी भी कार्य से कोई संबंध नहीं रखता था। अकाल पीड़ितों की सहायता से भी मेरा कोई संबंध नहीं था। सिंचाई, कृषि, ऋण, भू सुधार, अकाल सहायता विभाग पर बिना किसी प्रकार के नियंत्रण के कृषि मंत्री की कार्य क्षमता की सहजता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके पश्चात मैं उद्योग मंत्री हुआ, परंतु कारखाने, बिजली, जल शक्ति, खनिज पदार्थ आदि क्षेत्र मेरे अधीन नहीं थे। ये सब रक्षित विषय थे। अर्थात जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्यों के अंदर जितने भी मुख्य मुख्य तत्व होते हैं वो सब भी हमारे अधीन होने चाहिए। जैसा कि यदि हम एक चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने में हमें दूध, चीनी, पत्ती, पतीला इन सब की जरूरत पड़ती है। यदि चाय बनाने के लिए आपको किचन में भेज दिया जाए और कहे कि जाइए चाय बनाइए, और चाय बनाने का अर्थ क्या हुआ कि यदि ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है तो हम चाय पूर्ण रूप से नहीं बना पाएंगे। उसी प्रकार इन मंत्रियों के अधीन वो सारे कार्य नहीं थे जो इनके पास होने चाहिए मुख्य मुख्य कंटेंट्स के रूप में। तो इस कोटेशन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मंत्री अपनी अपंगता को जाहिर करते हैं कि कृषि मंत्री होने के बावजूद उनके पास सिंचाई विभाग नहीं था, वन मंत्री होने के बाद उनके पास विकास के लिए कुछ कार्य कर नहीं पाते थे। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्ति। इस अधिनियम द्वारा मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। वास्तव में इस शक्ति द्वारा मंत्रियों को नियंत्रित करने व उनके मामलों में गवर्नर द्वारा सीधा हस्तक्षेप करना था। इस स्थिति के बारे में कैरल पुत्र ने ठीक ही कहा है कि गवर्नर की स्वेच्छाचारिता के रहते हुए सीमित क्षेत्र में भी उत्तरदायित्व का हस्तांतरण न हो सका। इस पॉइंट का अर्थ ये है कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी मंत्री के किसी भी कार्य में सीधा हस्तक्षेप कर सकता है, और इस हस्तक्षेप के कारण मंत्री यदि कोई कार्य करते थे और गवर्नर का हस्तक्षेप होने का वजह से उनका कोई कार्य सफल हो या न हो, ये गवर्नर की इच्छा पर ही निर्भर करता है। अगला पॉइंट है हस्तांतरित क्षेत्र में पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं। प्रत्येक कार्य को करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, और इस वित्त के अभाव में ये मंत्री कुछ भी कार्य पूर्ण ढंग से नहीं कर पा रहे थे। प्रांतीय शासन को सुरक्षित और हस्तांतरित क्षेत्रों में विभाजित तो कर दिया गया, लेकिन दोनों के लिए पृथक पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं की गई। वित्त एक रक्षित विषय था और संपूर्ण वित्त कार्यकारिणी परिषद में एक ही सदस्य के हाथ में रहता था। अतः कीथ का कहना है कि जब मंत्रियों को कोष के ऊपर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं दिया गया तो उत्तरदायी शासन की बात करना निरर्थक है। अगला पॉइंट है नंबर 5, मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तरदायी शासन के लिए आवश्यक था कि विभाग के स्थायी पदाधिकारी पूर्णतया संबंधित मंत्रियों के अधीन हो, परंतु इस शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रियों के अधीनस्थ विभागों के स्थायी प्रमुख अधिकांशतः भारतीय नागरिक सेवा अर्थात ICS के सदस्य होते थे, जिनमें 1919 के अधिनियम द्वारा इन सेवाओं के अधिकारियों को रक्षित करना गवर्नर का प्रथम कर्तव्य ठहराया गया। अर्थात स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण
व पदोन्नति पर गवर्नर का सीधा नियंत्रण होता था, न कि उस मंत्री का जिसके वे अधीन कार्य कर रहा है। पूनिया ने कहा है कि मंत्रियों के लिए इससे दुखदायी और अपमानजनक बात क्या हो सकती थी कि उसका अधीनस्थ उसके निर्णय के विरुद्ध गवर्नर से अपील कर उसे परिवर्तित करा लेता था। अर्थात आईसीएस के अधिकारी जो थे वो सारे के सारे गवर्नर जनरल के अधीन होते थे और गवर्नर जनरल के अधीन होने के कारण उनका स्थानांतरण, उनकी पदोन्नति और उनकी नियुक्ति, ये सभी कार्य कौन करता था? गवर्नर जनरल करता था। अब यदि गवर्नर जनरल की वो डायरेक्ट अधीन है तो जब भी कोई मंत्री उनसे कार्य करने के लिए कोई कार्य कहता था तो वो गवर्नर जनरल से अपनी मनमानी जो करना चाहते थे वो मनमानी बात मंत्रियों के विरुद्ध होकर भी उसे बनवा लेते थे। अर्थात मंत्री का कोई अधिकार नहीं था और गवर्नर जनरल का ही उन पर अधिकार था। अगला पॉइंट है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो सबका उत्तरदायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है, अर्थात एक टीम वर्क है। लेकिन इसमें अलग अलग बातें कही गई, जैसे कभी कभी गवर्नर दो विरोधी दल के लोगों को लोकप्रिय मंत्री बना देते थे जिनके विचारों में परस्पर विरोध रहता था। अतः वे कार्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व को समझने में असमर्थ रहते थे तथा टीम वर्क के रूप में कार्य नहीं कर पाते थे। पूनिया ने लिखा है, परस्पर मंत्रियों के इस प्रकार के विवाद जनता के सम्मुख उनका सम्मान कम कर देते थे, वे व्यवस्थापिका में उनकी स्थिति निर्बल कर देते थे और उन्हें पूर्णतया गवर्नर और उनके नामजद गुट की दया पर छोड़ देते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि दो विरोधी दल के मंत्री जब एक साथ कार्य करते थे तो वे कार्यों की अपूर्णता को जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर देते थे, अपने उस कार्य को टीम वर्क के रूप में नहीं कर पाते थे। अगला पॉइंट है विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। इसका अर्थ है कि उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए विधान परिषदों में संगठित दलों का होना आवश्यक था, लेकिन उसमें से लगभग 80% सरकारी या गैर सरकारी सदस्य होते थे जो सरकार द्वारा ही चुने जाते थे। इसलिए वे सदा सरकार को ही प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे और जनता के प्रति वो बहुत ही कम उत्तरदायी थे, क्योंकि सरकार द्वारा चुने जाने के कारण जनता के प्रति मंत्रियों का उत्तरदायित्व कम होता था और एक अधिकांश मंत्री सरकार को प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। तो ये जनता का दुर्भाग्य था कि इस भारतीय शासन अधिनियम 1919 की जो व्यवस्थाएं थी वो किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकी।